आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एटम। एटम से पहले हमने वन शॉट के हिसाब से 3 वीडियो बनाए हैं। पहला रे ऑप्टिक्स का, दूसरा वेव ऑप्टिक्स का और तीसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये भी आपका वन शॉट ही रहने वाला है और ये CBSE टर्म 2 के हिसाब से है। वैसे तो मैंने इसमें एक भी टॉपिक ऐसा नहीं जो छोड़ा हो, सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल जरूरी नहीं। जो बच्चा बोर्ड के एग्जाम की तैयारी के अलावा भी कभी पहली बार भी एटम को पढ़ना चाहे वो सारे टॉपिक हैं ही इसमें 3। देखो, एक थॉमसन का मॉडल है, एक रदरफोर्ड का मॉडल और एक बोर का मॉडल है। अब जब मॉडल आए कहाँ से, क्यों, क्या पढ़ा जा रहा है इनमें, ठीक, और एटम है क्या, ये सारी चीज़ें हमें पहले समझना जरूरी है। तो पहले मैं आपको बता दूं एटम के बारे में। लोग इतने कॉन्फिडेंस से ऐसे बोलते हैं एटम, हमने देखा था एटम, जैसे इनने ऐसे फोड़ा था एटम और देख लीजिए 5 भरे हैं इलेक्ट्रॉन, 6 भरे हैं प्रोटॉन, ऐसे करके समझा देते। तो पहली बात बता दूं कि एटम को अभी तक भी ऐसे प्रॉपर तरीके से किसी ने नहीं देख पाया। कोई भी कितनी भी खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप हो, वो हम भीतर ये नहीं देख पा रहे कि उसमें है क्या, क्योंकि है ही इतना छोटा वो। तो इसके एक्सपेरिमेंट कैसे करे गए हैं, उन्हीं पर बनी हुई थ्योरीज हैं। तो पहले हमें एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा, ठीक। तो उसकी कहानी अभी की नहीं, बहुत पुरानी है, कहानी पर नहीं जा रहे ज़्यादा। महर्षि कन्नड़ के ज़माने की कहानी है। कन्नड़ ने सबसे पहले ये प्रयास किया जानने का कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पार्टिकल किन किन प्रकार के पार्टिकलों से मिलकर बना है, और ये कहा गया कि सब कुछ एक जैसे ही पार्टिकल से बना है और उसके नाम पर ये कन्नड़ के नाम पर ही कण कह दिया गया है इसको, ठीक। तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले 5 मिनट में तुम्हें कहानी से इसकी पूरी सुनाई देता हूँ, जिसमें ये सारे के सारे मॉडल कवर हो जाएंगे और उसके बाद हम इस पूरे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पूरा टॉपिक आराम समझ आएगा अगर तुमने 5 मिनट जो कहानी बताई है वो ढंग से समझ ली तो, ठीक। तो पहले हम आपको बताते हैं थॉमसन मॉडल के बारे में। तो ये जो थॉमसन है, उन्होंने सबसे पहले कहा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं, और नेगेटिव चार्ज किन किन जगहों पर मौजूद है किसी एटम में। तो इसका मतलब चार्ज के बारे में लोगों को पहले पता चल गया होगा, तब उन्होंने चार्ज के बारे में कहा। हाँ, पता चल गया था। जैसे मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि भाई जैसे किसी ने कंघी को ऐसे घिसा तो उससे कागज के टुकड़े चिपक गए, तो पहले भी ऐसे चार्ज प्रोड्यूस करा जाता होगा। तो लोगों को एक बात तो पता चली गई थी कि किसी भी एटम में या किसी मटेरियल में चार्ज नाम की चीज भी होती है। तो जब चार्ज नाम की चीज होती है तो चार्ज एटम में भी कहीं ना कहीं होता ही होगा, दोनों प्रकार के कहीं ना कहीं होते ही होंगे। तो उससे पहले डाल्टन साहब ने ये कह दिया था कि एटम जो है स्फेरिकल शेप का है, ठीक। तो उसको ही आगे बताया कि स्फेरिकल शेप का तो है, पर उसमें जो चार्ज है वो ऐसे भरा हुआ है जैसे ये कलिंदे में बीज भरे होते हैं ऐसे, जे, ठीक। और ऐसे करके उन्होंने बता दिया। और बची कुछ जगहों पे जी लाल लाल भाग होता है कलिंदे का, वो क्या है, तरबूज कहते हैं आपके यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ तो कलिंदे ही कहते हैं। तो ये क्या है, ये लाल लाल भाग, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये गोल गोल, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ऐसा समझाया, ठीक। फिर क्या हुआ कि 2 वैज्ञानिक आए, एक लेनार्ड, ठीक, और एक रदरफोर्ड। तो लेनार्ड ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें कैथोड रेज का बम्बार्डमेंट कराया, मतलब कैथोड रे डाली जाते। तो जैसे ही कैथोड रे डाली तो कैथोड रे क्या है, पार चली गई। ज़्यादातर वो रे डाल रहे हैं, ज़्यादातर रे पार चली जा रही हैं। और मान लो ऐसे समझो कि अगर किसी पन्नी पे डाल रहे हो और पन्नी वो एटमों से मिलकर बनी हो, पार चली जाए और पन्नी भी ना फटे, तो क्या है, इसका मतलब वो खाली है जगह। तो देखा भी गया कि वो खाली ही है, आगे जाके एक्सपेरिमेंट में पता चला। तो ये बात सिद्ध हो गई कि इसमें ज़्यादातर भाग कैसा है, वैकेंट है, खाली है। तो अगर ज़्यादातर भाग खाली है तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ है, तुम तो कह रहे थे यहाँ पॉजिटिव चार्ज भरा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसका मतलब यहाँ नहीं भरा। तो इसके लिए आगे एक्सपेरिमेंट करे रदरफोर्ड साहब ने, कम से कम 4 साल तक, ये लगभग 1907 से लेकर 1911 तक 4 साल तक ये एक्सपेरिमेंट चले। और इन एक्सपेरिमेंटों में उन्होंने ये पाया कि जो एटम है उसमें वास्तव में सारी जगह खाली है, वो सारी जगह नहीं, लगभग 1,00,000वां भाग केवल भरा हुआ है, बाद बाकी सब खाली, ऐसे ये मान लो। और इस भाग का नाम है न्यूक्लियस, और यहीं पे पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। जब यहीं कोई चीज टकराती है तो ही टकराने के बाद वापस लौटती है, बाद बाकी और कहीं टकरा गई तो वो देखो यहीं से यहीं खाली जगह तो चली जाएगी कि नहीं आराम से। और इलेक्ट्रॉन ऐसे मौजूद हैं पेरीफेरी पे, ठीक। नेगेटिव चार्ज यहाँ सरफेस पर ऐसे मौजूद है और चक्कर लगा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ भरा हुआ है बीच में। ऐसी कुछ कहानी उन्होंने बताई, ठीक। अब मैं रफली आइडिया दे रहा हूँ आपको, अभी एक्सपेरिमेंट वगैरह पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है, ठीक। तो तीसरा आता है बोर मॉडल। अब बोर मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में क्या आइडिया है। तो ये पहले जब इतनी बात इनने कह दी रदरफोर्ड साहब ने, तो फिर कुछ इसमें से कंफ्यूजन आए। कंफ्यूजन क्या थे, ठीक है, 2 कंफ्यूजन हैं। एक है एक्सेलरेशन से जुड़ा हुआ, ठीक है, और एक है स्पेक्ट्रम से जुड़ा हुआ। आज की तारीख में ये दोनों चीजें हैं। देखो, ये लोगों को कम समझ आती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है।
आगे की जो पूरी पढ़ाई है एटम की, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, वो सब स्पेक्ट्रम के आधार पर ही करी जाती है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई मेरे मुंह में से कार्बन डाइऑक्साइड निकली, यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है, तुम्हें कैसे पता चलेगा यहाँ ऑक्सीजन, कार्बन पकड़ ली तुमने, वो गिरी ऑक्सीजन, ऐसे कैसे पता चल जाएगा? ठीक, तो ये सब पता लगाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं वैज्ञानिकों के पास, और वो टेक्निक और तरीके, वो जो एक्सपेरिमेंट है उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। थोड़ा बहुत समझाऊंगा अभी आपको। तो देखो, जब जैसे ही बता दिया था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है। अब जब घूम रहा है तो एक एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर, और वो कौन सा है? सेंटीमीटर। अब एक्सेलरेशन है अगर, और एक्सेलरेशन दिया किसने है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। अगर एक्सेलरेशन होगा तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करे तो ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, समझिए। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और उसके पास एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन होने के कारण उसकी एनर्जी लगातार क्या होगी? रिलीज होगी, बर्बाद होगी। और एनर्जी अगर बर्बाद होती गई तो वो अपने आप छोटा होता जाएगा, उसकी रेडियस छोटी होती जाएगी, और कहाँ घुस जाएगा? न्यूक्लियस में। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव घुस के और खत्म। तो एटम इसका मतलब चला ही नहीं। अगर एटम नहीं होता, वास्तव में तो एटम है, अगर एटम ना हो तो पूरी संसार कैसे है? सब कुछ तो एटम से ही मिलकर बना है। तो इसका मतलब ये मॉडल ही गलत है, एटम जो है, एटम की कहानी वो गलत है। ठीक, तो आगे फिर और मॉडल में सुधार करा। एक और चीज है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। इसे और समझिए। ठीक, स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक है, आगे मैं पहले पढ़ाने वाला हूं प्रॉपर, पर मैं थोड़ा समझा देता हूं। मान लो ये प्रिज्म है और इस पे तुमने ऐसे लाइट डाली, और लाइट डाली तो इधर वो 7 कलरों में बट गई। ठीक, अब क्या होता है कि 7 कलरों पे 7 अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ के फोटॉन्स हैं, है कि नहीं? अब जैसे रेड कलर की वेवलेंथ 780 है, तो उसके फोटोन की 700 या 800 मान लो थोड़ी देर के लिए, कि एनर्जी कितनी है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। और यहाँ पे वॉयलेट की 400 है, तो ये 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। तो ऐसी इनकी एनर्जी है इन फोटोन की। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ठीक, अब हाइड्रोजन गैस में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, अब वो चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी है मान लो। अभी तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा कि जैसे हाइड्रोजन की पहली सेल में वो नेगेटिव में 13.6 और दूसरी सेल में माइनस की 3.4 है, और तीसरी सेल में ऐसे ही माइनस की 1.85 ऐसे 0.85 ऐसे करीब 1.15 और फिर होती है उसकी 0.85। तो मतलब तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन का हो तो अगर इसको इतनी एनर्जी दे दो तो ये उल्ले के बाहर। ऐसा हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो समझाने के लिए बता रहा हूं अभी। ठीक है, तो तीसरी सेल के इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी दो तो इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो मालूम पड़ा जहां हाइड्रोजन भरी थी तुमने लाइट डाली, तो इसमें से 7 कलर, तो इनमें से 6 ही कलर दिखाई दिए, और जो 7वां कलर था लाल, उसकी एनर्जी कितनी थी? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो वाला वहां गायब हो गया। तो दिमाग लगाया लोगों ने, इसलिए गायब हुआ कि जो तीसरी सेल का इलेक्ट्रॉन उड़ गया होगा, और वही उड़ा होगा, वही वो एनर्जी लेके उड़ गया होगा। ठीक, तो आगे ऐसे ही और स्पेक्ट्रम को बढ़ाया गया है। प्रैक्टिकली ये भी देखा गया है कि किस प्रकार से कौन कौन से कलर गायब हो रहे हैं, कौन कौन सी एनर्जी गायब हो जाती है, कौन कौन सी वेवलेंथ। उन्हीं के आधार पर हम ये फैसला कर लेते हैं, अच्छा इस वाले इलेक्ट्रॉन सेल का ये वाले इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेके गायब होता और यही वाली चीज गायब हो गई, इसका मतलब यही वाला एटम है। तो इस प्रकार से ये फोटोग्राफी एटम्स की देखी जाती है, इसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब स्पेक्ट्रम का लिमिटेशन बोर मॉडल से क्या है, सॉरी रदरफोर्ड मॉडल से क्या है, उसे समझे। रदरफोर्ड मॉडल से स्पेक्ट्रम का लिमिटेशन ये है कि रदरफोर्ड साहब ने जो बातें बताई हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी छोड़ेगा तो धीरे धीरे सब कुछ बर्बाद कर देगा, पर ऐसा देखा गया कि वो लगातार एनर्जी छूटने वाले यहाँ पे स्पेक्ट्रम नहीं आ रहे। यहाँ पे जो वेवलेंथ गायब हो रही है वो लगातार वाली गायब नहीं हो रही, ऐसे गायब हो गई 800 तो फिर गायब हो गई 700, तो बीच की कहाँ गई? तो बीच का कोई कलेश नहीं। तो इसका उसे कहते हैं, इसे समझाते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के नाम से। वो अंग्रेजी में थोड़ा समझा देते हैं, डर लगा आपको, खैर उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर तो ये जो दोनों बातें हैं, डिस्क्रीट लेवल एंड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये इनमें से प्रैक्टिकली जो देखा गया वो देखा गया कि डिस्क्रीट लेवल देखा गया, जैसे 800 से गायब हो जाए 700, ऐसा देखा गया। ठीक, पर इनके मॉडल के हिसाब से कैसा आ रहा है? इनके मॉडल के हिसाब से वो आ रहा है बच्चों कंटिन्यूअस, क्योंकि लगातार एनर्जी छूट रही है और लगातार इलेक्ट्रॉन बर्बाद होकर अपनी एनर्जी को कहाँ पहुंच जा रहा है? न्यूक्लियस में घुसा जा रहा है। ठीक, तो ऐसा भी नहीं देखा गया। तो प्रैक्टिकली ये दोनों चीजें नहीं देखी गई, इसीलिए ये मॉडल यहाँ पर रुक गया।
किन किन बातों की वजह से? एक्सेलरेशन और स्पेक्ट्रम की बातों से ये रुक गया। फिर अगला मॉडल आता है। अगले मॉडल में बोर साहब ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हर जगह घूम ही नहीं रहा। सो तुम कह रहे हो हर जगह एनर्जी निकल रही, हर जगह नहीं घूम रहा, वो कुछ स्पेशल सेल्स में ही घूम रहा है, कुछ स्पेशल ऑर्बिटल्स में ही घूम रहा है। ऑर्बिटल की कहानी आगे आएगी, वो इनके भी लिमिटेशन है, इनके भी मॉडल जो थोड़े हैं कि मतलब यहाँ पे आके तुमने पूरा एटम सीख लिया। ये धीरे धीरे प्रक्रिया है, समझनी है आपको बस, ठीक। तो फिर ये कहा गया कि जो बोर का जो मॉडल है, बोर साहब ने बताया कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं जगहों पर है जिन जगहों पर कोई भी, अगर जिन जगहों की सरकमफ्रेंस, ऐसे मान लो जैसे ये न्यूक्लियस है और ये पहली सेल है और ये दूसरी सेल है, ऐसे ये सेल बन गई, मतलब इलेक्ट्रॉन इन सेलों में मौजूद है, ऐसे समझो। अब ये सेलों में मौजूद है, ऐसा कैसे कह दिया इन्होंने अपने मन से ही? इन्होंने ऐसे कहा कि अगर इसकी रेडियस देखी जाए ये R1 और इसकी रेडियस ऐसे देखी जाए ये R2, ठीक। तो इसकी जो रेडियस 2πr ये टोटल लंबाई R1 और 2πr2 ये टोटल लंबाई। तो इन्होंने कहा कि ये जो सेल है इन्हीं में है जिनकी कुल लंबाइयां ऐसी होंगी जैसे कि एक स्टैंडिंग वेव बनी। स्टैंडिंग वेव तुम्हें समझाता हूं मैं। देखो एक रस्सी में अगर तुम प्रॉपर चाहते हो कि एक प्रॉपर स्टैंडिंग वेव बन जाए ऐसे, ठीक है, तो और भी समझाता हूं। देखो जब स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं बच्चों, ऐसी वेव्स जो एनर्जी रेडिएट नहीं करती, मतलब एक बात तुमने ऐसा करके छोड़ दी तो जीवन भर ऐसे ही होती रहेंगी, तो वो कौन सी वेव कहलाती? स्टैंडिंग वेव। इन्होंने कहा कि ये जो जहां जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उनकी लंबाइयां ऐसी हैं जैसे कि पूरी स्टैंडिंग वेव की लंबाई, यानी कि लैम्बडा, यानी कि 2 लैम्बडा, यानी कि 3 लैम्बडा, ऐसी लंबाइयां हैं। यानी कि उन्हीं ही पेरिफेरीज पर घूम रहा होगा जिनकी जो लेंथ है, जिनकी जो सरकमफ्रेंस है वो लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा के मल्टीपल में चले। अब लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा के मल्टीपल में चलने से क्या हो जाता है बच्चों, देखना ध्यान से। तो लैम्बडा अगर तुम लैम्बडा के बराबर कर दो टोटल लंबाई को, यानी 2πr बराबर क्या कर दो n लैम्बडा, तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? n लैम्बडा बट्टे 2π आ गई, ठीक। अब ध्यान सुने, इन्होंने एंगुलर मोमेंटम के आधार पर यह बात कही है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। क्या होता है? mvr, और r आपको ये मिल गया। अगर मैं दोनों तरफ mv का गुणा कर दूं इसमें, और इधर भी क्या कर दिया मैंने? mv का गुणा कर दिया, तो mv क्या होता है बच्चों? मोमेंटम, और ये क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम। अब देखो शुरुआत, देखो पहले वाला चैप्टर देखो जिसमें मैंने आपको डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था mv बराबर h बाई लैम्बडा होता है। तो इधर mv की जगह मैंने क्या लिख लिया? h बाई लैम्बडा लिख लिया, और लैम्बडा से लैम्बडा को एकदम काट के रख दिया, तो mvr किसके बराबर आ गया? nh बाई 2π के। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं जगहों पर घूमेगा जहां एंगुलर मोमेंटम h बाई 2π के इंटीजर मल्टीपल्स में हो। ये मेन बात है। तो हर जगह नहीं मौजूद है, उन जगहों पर मौजूद है, उन्हें सेल कहते हैं। ऐसा आप पहले से भी जानते हैं, 9th क्लास से ही पढ़ा है आपने। 2, 8, 18 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कि नहीं भरे जाते? तो ये उन जगहों पे भरे जाते हैं जहां रेडियस कैसी आ रही हो? h/2π के मल्टीपल में आ रही हो। और ऐसा क्यों हो रहा, क्यों कह रहे हैं वो लोग? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जहां स्टैंडिंग वेव जैसी अगर लेंथ आ गई तो एनर्जी का रेडिएशन नहीं होगा, ये इन्होंने कहा, ठीक। तो दो इनकी बातों के आधार पर फिर जो है इलेक्ट्रॉन का सेल में भरा जाना ये सब चलता है, ठीक। तो ये 3 प्रकार के मॉडल्स हैं, इनके बारे में स्टडी है, क्या क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके क्या क्या कहानी दी है वो मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बता दिया है। अब मैं शुरू कर रहा हूं। पहले थॉमसन के मॉडल में ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं रहे। थॉमसन ने किसके बारे में बताया था? इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर भरे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के बीच बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगहों पर भरे हुए हैं। ये इसकी थोड़ी सी बात है। अब इसके बाद ये पता चल ही गया है आपको कि इनका मॉडल फेल क्यों हुआ। लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट करे और रदरफोर्ड ने आगे एक्सपेरिमेंट करे और इन्होंने ये बताया। क्या बताया इन्होंने? कलेश ये 4 साल में किया है। ऐसा ही नहीं कि भोर के देख लिया हो, तुमने देखा जीरा एटम, वाह इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं देखा। तो इन्होंने 4 साल में जो एक्सपेरिमेंट करे हैं, क्या क्या देखा गया है, उस ऑब्जर्वेशन को थोड़ा आपको समझाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें सारी कहानी इसी में लिखी हुई। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा रिव्यू आपको देते हैं। एक्सपेरिमेंट यहाँ हम कर नहीं सकते, पर एक बात बता रहे हैं आपको होता क्या है, ध्यान सुनिएगा। उसमें हुआ क्या था कि उन्होंने एक जिंक सल्फाइड की ऐसी स्क्रीन बना ली, ठीक। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर क्या होता है कि जो भी लाइट पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल जहाँ गिराए जा रहे हैं वो यहाँ छप जाएंगी ये चीज़ें।
ठीक है, इसकी एक फोटोग्राफी से यहाँ छप जाएगी, यहाँ कहाँ टकराया है वहाँ एक छेद सा हो जाए, ऐसा समझ लिया आप तो। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे ये क्या है, ये स्वर्ण पत्र है, गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल क्या चीज होती है, गोल्ड क्यों लिया गया, आपने शुरू छोटी क्लासों में पढ़ा है कि गोल्ड एक डक्टाइल मेटल है। ठीक है, इसको बहुत पतला करा जा सकता है, तो ये जो फॉइल बनाई है इसको बहुत पतला कर लिया है, लगभग 10⁻⁻6 से -8 मीटर की रेंज में इतना पतला इसका कर लिया। क्यों करके देखा भाई, ये चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसी लेयर मिले जिसमें खाली सिंगल एटम आ रहे हो, मतलब एटम के पीछे एटम ना आए। जैसे तुम अगर पानी का भी बुलबुला भी देखो तो उस पानी के बुलबुला में 1000-2000 तो लेयरें हो जाएंगी पानी की। ठीक है, H2 होगी, तो ऐसा करके अगर इतना ज्यादा पतला करने की कोशिश करी गई जिससे कि एक आध ही लेयर बने और पता चल जाए कि एक एटम में क्या कलेश हो रहा। नहीं तुमने बना ली ऐसे भीत सी पूरी, फिर क्या होगा, तुम डालते रहोगा अल्फा पार्टिकल, वे यहीं लौटाएंगे पीछे वापस, फिर तुम कह रहे हो भाई ठोस है। नहीं, एक बहुत पतली लेयर ली, इसीलिए किसका इस्तेमाल किया गया है, गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया है। गोल्ड को बहुत पतला करा जा सकता है। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल डाले गए इसके ऊपर, तो यहाँ स्क्रीन पर कुछ ऑब्जर्वेशन देखे गए, और वो ऑब्जर्वेशन क्या है, वे ऑब्जर्वेशन एकदम से नहीं देख के और एकदम से नहीं लिख दिए गए, वे 4 साल में लिखी हुई कहानी है। वो रोज देखते हैं और रोज ये पता लगाते हैं कि ऑन एन एवरेज जो 10,000 पार्टिकल उन्होंने डाले उसका एक कर्व बनाया उन्होंने, ऐसे करके ये कर्व बनाया है, ऐसे एक कर्व। ये जो बता रहा है आपको कर्व, वो रोज की रोज वो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, वो देख के बताते हैं। हम आपको वैसे शुद्ध भाषा में समझाते हैं। ये मान लो गोल्ड फॉइल है, इस पे पार्टिकल डाले गए, तो कुछ पार्टिकल ऐसे चले गए, कुछ पार्टिकल टकरा के ऐसे वापस लौट आए, कुछ ये जा रहे हैं, कुछ ये जा रहे हैं, और ये क्या है, फॉइल। तो मतलब कहने का ये है कि इस पे ये देखा जा रहा है कि जितने भी पार्टिकल डाले गए लगभग 8000 में से एक ही डिफ्लेक्ट होके आया है, 180 पर डिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब रिटर्न होके वापस आया है। कितने में से, 8000 या 10,000 में से एक पार्टिकल टकरा के वापस लौटा है, बाद बाकी भीतर चले गए। इसका मतलब 10,000वां भाग ही इसका लगभग खाली है। मान लो एक एटम ही होता, तो एक एटम में तुम 10,000 पार्टिकल डालो, एक लौटे, तो इसका मतलब एक ही जगह ठोस थी, वहां टकराया है। ठीक है, और ऑन एन एवरेज अब एक पे तो डाले नहीं जा रहे, डाले जा रहे हैं लाखों पे, तो वो लाखों बार एक्सपेरिमेंट भी तो कर रहे हैं, रोज देखते हैं, और ऑन एन एवरेज भी देखते हैं कि 8000 में से एक जो पार्टिकल है वो कितने पे डिफ्लेक्ट होता है, 180 पर, मतलब वापस आ जाता है। मतलब उसकी टक्कर कहाँ हो गई है, न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के बगल में हो गई तो न्यू गया, तो देखो ये कैसे चला गया, इधर को चला गया। तो ऐसे करके पार्टिकल्स चले गए हैं। ये सब इन्होंने ऑब्जर्वेशन करे और बताया कि जो 8000 में से एक पार्टिकल लौट रहा है, इसका कारण है कि वो 8000वीं जो जगह है वो इस एटम का न्यूक्लियस है, और वहां से लौटने का कारण है पॉजिटिव चार्ज से रिपल्सन, क्योंकि तुम अल्फा पार्टिकल जो भेज रहे हो उस पर 2e पॉजिटिव चार्ज, और वो किसी की दूसरे न्यूक्लियस के Ze पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ है, टकराया है, और रिपल्सन के कारण वापस आ गया है। ठीक, तो जहां न्यूक्लियस से टकराया वहां से वापस आ गया। बाद बाकी कहीं और टकरा रहा था, मान लो इलेक्ट्रॉन की पेरिफेरी टकराया तो वो ऐसे हो गया, मान लो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। तो फिर इनके आधार पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करी गई। उनमें से पहली तो ये थी कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, मतलब कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होंगे, मतलब विचलित होंगे, मतलब इधर उधर टेढ़े मेढ़े पड़ जाएंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि चौड़ाई क्या है। तुमने फॉइल चौड़ी ले ली होगी तो स्कैटर्ड ज्यादा होंगे। वैसे भी समझ लो कि अगर ये पतली सी होती तो सारे पार चले जाते ज्यादा, लौटते कम। तो पहली कैलकुलेशन, इसके बारे में ज्यादा कैलकुलेशन तुम्हारे कोर्स में है नहीं, ठीक। तो उन्होंने खैर बहुत ज्यादा कलेश करे थे, वो कलेशों का थोड़ा थोड़ा 4 ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ समझने हैं। और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 के। एन का मतलब है नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ये किसके प्रोपोर्शनल है, साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कहने का ये है कि ये थीटा जो है ज्यादा होगा और ऐसे पार्टिकल कम होंगे, मतलब ऐसे पार्टिकल कम होंगे जिनके एंगल जो है ज्यादा स्कैटर्ड हो रहे हैं, मतलब जो ज्यादा वापस लौट रहे हो, ठीक। तो जैसे 50,000 भेजे गए तो उनमें से लगभग 5 ही लौटे वापस, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया है रिलेशन, ठीक है। अब ये कैसे फॉर्मूला बना, इसका प्रूफ क्या है, वो अभी तुम्हें उससे कोई लेने देने नहीं, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, वो आगे तुम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। पर इसके जो ऑब्जर्वेशन है उनसे हम क्या मदद ले सकते हैं वो अभी हमें समझना है। तीसरी जो कैलकुलेशन है
वो है इंपैक्ट पैरामीटर की। इंपैक्ट पैरामीटर, तुम कहोगे जे नए नए नाम आ क्यों रहे हैं, इनका मतलब क्या है? फिर इसके बाद आएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इन दोनों को मैं समझाता हूं आपको, ये जरूरी है थोड़े से। नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो, गिनती से हो गया, गिनती से आपको एक आइडिया लग गया साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, गिनती से ये आइडिया लग गया कि लगभग एटम का कितना भाग भरा है या कितना भाग खाली है। भाई लगभग 10,000वां भाग जो है खाली है। अब देखो इंपैक्ट पैरामीटर और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप इन चीजों का जो मैंने चित्र बनाए हैं उनका एक आइडिया लीजिए। ये देखो, ये वो पार्टिकल हैं जो टकरा करके वापस लौटे हैं। देखो 180 डिफ्लेक्शन होगी, जाना चाहिए था ऐसे और चले गए ऐसे, तो ये लगभग 180 के करीब डिफ्लेक्शन इनमें आता है। बाद बाकी ये जो डिफ्लेक्शन आया है इस प्रकार का, इससे कुछ आइडियाज लगे हैं, वो देखिए क्या है। देखें, ध्यान सुने। मान लीजिए कि एक एटम है और इस एटम का ये न्यूक्लियस है, कोई अल्फा पार्टिकल यहां से यूं लौट गया है, तो पक्का वो कहां टकरा रहा होगा? न्यूक्लियस से। तो अब ऐसी जो कैलकुलेशन आएगी उससे आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाल रहे होंगे, उसकी मदद से आपको न्यूक्लियस के साइज का या दो न्यूक्लियस के बीच के सेपरेशन का एक आइडिया लग जाएगा। और दूसरी कैलकुलेशन ये जो यहां से आएगी, ये कैसे ऐसे मुड़ा, इंपैक्ट पैरामीटर, तो समझ लो वो पेरिफेरी के इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा या किसी सेल के इलेक्ट्रॉन के से टकराने की वजह से, यहां पर इन सेल से टकराने की वजह से ऐसा हो गया होगा। तो इससे एक आइडिया आपको लग जाएगा किसका? इससे लग जाएगा आपको एटम की रेडियस का। तो यहां से देखो एटम की रेडियस का लग रहा है और यहां से किसका लग रहा है? न्यूक्लियस के साइज का। तो दो कैलकुलेशन इसलिए महत्वपूर्ण होती है, इनसे आइडिया लगते हैं जिनसे आते नहीं है फॉर्मूले। ठीक, तो आगे उन्होंने जो फॉर्मूले बनाए हैं वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, तो इसीलिए हम अभी थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिस्कशन कर रहे हैं कि ये यहां से इंपैक्ट पैरामीटर कैसे निकालना है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे निकालना है। इनको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगली बात आपको समझाते हैं। तो इसको बी कहा गया और बी की जो वैल्यू आई वो आई ZE² cot θ/2 अपॉन 4πε0 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी सीधे फॉर्मूला है, इसका भी रिजल्ट या रिलेशन या फिर कोई भी डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ये बी क्या है? इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक, और वो एक इंपैक्ट पैरामीटर मैंने क्या बताया था, मान लो ये वाला जो डिफ्लेक्शन हुआ है ऐसे करके, तो इससे ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल यूं गया और एक यूं गया, उन दोनों के बीच का ये जो सेपरेशन है उसी को क्या कहा गया है? इंपैक्ट पैरामीटर कहा गया है। अब देखो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे आते हैं। ये न्यूक्लियस है किसका? गोल्ड का। यहां से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, कितना चार्ज है इसका? 2e। तुम सोचो इसको तुम यहां से भेज रहे हो, तो भेज रहे हो तो कौन सी एनर्जी दे रहे हो? काइनेटिक एनर्जी। और ये गया और वापस, मान लो तुमने थोड़ी काइनेटिक एनर्जी दी तो जल्दी रिपेल होके वापस आ गया, थोड़ी और ज्यादा दी तो यहां तक आ गया, थोड़ी और ज्यादा दी तो फिर बिल्कुल न्यूक्लियस के पास आ गया। सब इतनी ज्यादा दो और उससे भी ज्यादा दे दो तो पन्नी फट गई। तो इसका मतलब समझ लो कि वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, ऐसे मान लो यहां पे भरा हुआ है गोल्ड का न्यूक्लियस, यहां तुम मार रहे हो, यहां से अल्फा पार्टिकल यहीं से लौट आया, अब की बार यहां से लौट आया, अब की बार यहां से लौट, तो फिर जब सबसे पास से आगे लौटा है, क्योंकि उससे ज्यादा से मार दिया तो फिर पन्नी फट गई, मतलब गोल्ड फॉइल जो है गई काम से। तो उस जगह पे जहां से सबसे पास से लौटा है, तो उस समय पर जो तुमने एनर्जी दी है वो किस में तब्दील हो गई होगी? इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में तब्दील हो गई होगी। यानी कि अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूं तो जो सबसे पास जब पहुंच रहा है, बिल्कुल टच हो गया, ऐसे लौटा, जैसे मान लो ये अल्फा पार्टिकल, ये 2e और ये ZE, तो फिर इनके बीच की ये जो सेपरेशन R होती है, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। निकालते कैसे हैं? देखो एनर्जी कंजर्वेशन करके, Ki + Ui बराबर Kf + Uf, ऐसे करना। तो आपको मालूम शुरुआत में तो आपने काइनेटिक एनर्जी दी थी और वो क्या थी? ½ mv²। ठीक, और वही काइनेटिक एनर्जी, तब शुरुआत में ये दूर थे, तो दूर होने पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0, क्योंकि भाई फॉर्मूला क्या है? K(Q1Q2)/R, ये फॉर्मूला है ना। और R क्या मान लिया? दूर होने पर इनफाइनाइट मान लिया, तो U हो गया आपका 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब टकराए थे, जस्ट यहां पे पहुंचे थे तो रुक गया था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बचेगी सिर्फ, क्या बचेगी? Q1 कितना है? ZE, मतलब इसके न्यूक्लियस का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है? वो ZE है, और इसका क्या है? 2e और बाई R। ठीक, तो यहां से जो R की वैल्यू आ जाएगी और वो R होगा आपका 1/4πε0, और ये क्या हो गया? ZE² और 2 और है, और डिवाइडेड बाई यहां से या क्या कर लें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लें उधर, और m का भाग दे दें mv² का। ठीक है, तो ये काट पीट भी लें, तो ये जो रिजल्ट आ गया वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहलाता है। अब तुमसे कहा गया, मान लो कि एक अल्फा पार्टिकल को आपने 6 × 10⁻⁴
6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे दी, तो बताइए अगर वो गोल्ड फॉइल से के पास जाके ऐसा लौट रहा है 180 पे डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताइए कि कितनी सबसे पास से लौटा होगा। तो आप क्या करें, अल्फा पार्टिकल का मास ले लें। अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है 2He4 ही तो अल्फा पार्टिकल है, और इसका मास क्या होगा 4 प्रोटोनों के मास के बराबर, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है। तो हाफ mv² बराबर क्या कर दें कि Q1 Q2 बाई R कर दिया करें। और Q1 में कितना ले रहे होंगे आप, Q1 में ले रहे होंगे अल्फा पार्टिकल का चार्ज दैट इज 2e, और Z की वैल्यू 79 ले लेंगे गोल्ड के केस में है। तो Z की वैल्यू 79 ले ली, और ZE यानी कि 79 और मल्टीप्लाई E, तो ये हो गया किसका चार्ज Q2, मतलब गोल्ड का चार्ज। तो गोल्ड के न्यूक्लियस का और अल्फा पार्टिकल Q1 Q2 मिल गए। R आपको पता ही है हाफ mv² के बराबर रख के, वो R ही तो तुम्हें निकालना है। हाफ mv² में V भी पता चल गया, M भी पता चल गया। तो ऐसे करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली जा सकती है। ठीक, तो ऐसे इसमें कैलकुलेशंस भी थोड़ी बहुत हैं, और सवाल तुम पे अगर इसमें से आने वाला होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में ही आ सकता है बोर मॉडल में। पर अब जो असली सवाल आते हैं रदरफोर्ड मॉडल का, मतलब इसी पे आएगा। अब बोर मॉडल में जो सवाल आ सकते हैं उससे पहले हमें बोर मॉडल को ढंग से समझना होगा। एक बात, 2 छोटे से कैलकुलेशन है, अगर 2 बातों को आप समझ गए तो फिर बोर मॉडल के सारे सवाल अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले हम बोर मॉडल पे आते हैं। तो बोर मॉडल के बारे में मैंने आपको पहले भी सारी जानकारी दे दी कि क्या क्या लिमिटेशंस थी, और उन लिमिटेशनों के आधार पर ही वो बोर मॉडल बना हुआ है। इसकी लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की। ठीक, रदरफोर्ड मॉडल में पहला ड्रॉबैक क्या था, पहला ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेडिएशन कैसे था वो मैंने आपको समझा ही दिया था। क्या समझाया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे चक्कर लगा रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, और अगर लगातार चक्कर लगाएंगे तो एक्सेलरेशन होगा, चक्कर लगाने पर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन लगाने पर एनर्जी छूटेगी, और एनर्जी अगर छूटेगी, ठीक है, तो एनर्जी छूटने के कारण इसे स्पाइरल पाथ फॉलो करके और यहां न्यूक्लियस में घुस जाएगा। और इसमें जो लगभग समय लगेगा वो 10⁻⁸ सेकंड के करीब समय लगेगा, पता नहीं कैसे बता दिया। पर इतने समय में अगर आप सोचें तो न्यूक्लियस में अगर तुरंत ही इलेक्ट्रॉन घुस गया तो तुरंत ही एटम खत्म। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाना तो कोई केमिकल रिएक्शन कुछ होगा ही नहीं ऐसा, पर ऐसा प्रैक्टिकली भी होता है। इसीलिए एटम का ये मॉडल सत्य नहीं माना जाता। और दूसरी कहानी किसकी है, स्पेक्ट्रम की है। ठीक है, स्पेक्ट्रम इनका जो है वो कलेश वाला है, मतलब ऐसा है जैसा प्रैक्टिकली नहीं देखा गया। अब प्रैक्टिकली नहीं देखा गया तो ये 2 लिमिटेशन है। लिमिटेशन के लिए आपको नोट्स वगैरह मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने समझा दिया है, वही बात लिखी हुई है। ठीक, अगर आप जानते हैं तो आप लिखाएंगे भी एग्जाम में। चलिए अब आते हैं अगले मॉडल पर, बोर मॉडल पर, जहाँ इसकी किसी भी मॉडल की लिमिटेशन होगी वहीं से दूसरे मॉडल में वही खूबी मान के पढ़ाया जाएगा आपको। फिर कुछ और लिमिटेशन होंगी, फिर वो आगे कुछ और खूबियाँ होंगी। तो ऐसे ही करके अगर हम आ जाएं बोर मॉडल पे, तो बोर साहब ने क्या कहा है सर, भाई पहली बात उन्होंने कही कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर होता है, NH/2π के बराबर होता है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रहा होगा, ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसको जो प्रोवाइड हो रहा है फोर्स वो क्या है mv²/r। वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। वो कितना है बच्चों, kZe और मल्टीप्लाई E/r²। भाई ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में Ze चार्ज हो गया। अब देखो, अब इसके अगल बगल ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसमें E चार्ज हो गया। माइनस प्लस के चिन्ह से क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शनल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इधर जिधर फोर्स। ठीक है, तो फिर नेगेटिव चिन्ह इसका नहीं लिया इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। फोर्स लिखते समय कभी भी चिन्ह के साथ नहीं लिखते, डायरेक्शन से बदल जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। तो फिर हो गया kZe²/r², ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। और एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर है, NH/2π की। ये 2 ही महत्वपूर्ण इक्वेशंस हैं। अब इनसे ही पूरा बोर मॉडल बन जाएगा, सब कुछ इन्हीं से निकलेगा। ये महत्वपूर्ण है, इन्हें समझ लीजिए बस एक बार। ठीक, अब देखो कभी कभी इसमें बच्चे को ये भी कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत कि भाई अभी तो आप भी कह रहे थे कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इसमें नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन बैलेंस कैसे होता है। यहां पर इसकी भी लिमिटेशन है जिसे हम स्टार्क और जीमन इफेक्ट कहते हैं। स्टार्क और जीमन इफेक्ट, इसको ये बोर का मॉडल नहीं समझा था। क्या चीजें समझाता है वो आप ध्यान दीजिए। अभी तो ये समझ लीजिए, एक बात इन्होंने ऐसी कह दी जो पिछली वाली बात में नहीं थी, वो एक्सेलरेशन वाली कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम रहा, कुछ सेल बाई सेल घूम रहा है।
स्टार्क और जीमन इफेक्ट को ये नहीं समझाते, ये इफेक्ट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी बताने के लिए। ये सब आपको आगे पढ़ना है। एटम का मेरे बारे में मैंने पहले भी कहा था कि एटम की कहानी इतनी छोटी से नहीं, बहुत कुछ इसमें पढ़ने को है। तो ये लिमिटेशंस में आएगा इसका मतलब यहाँ पे हमें 2 ही अचीवमेंट्स पढ़ने हैं। और एक खास चीज इसके मॉडल से देखने को मिली कि इलेक्ट्रॉन हर जगह नहीं घूम रहा, सेल बाई सेल घूम रहा। ठीक, धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। अब ये मत समझो कि तुमसे क्या, अगर आपको पहले पता ही नहीं होता कि कैसे कहाँ एटम क्या इलेक्ट्रॉन, तो तुम यहां पहुंच पाते। तो आज की तारीख में जो भी चीजें हो रही हैं वो नहीं पहुंचते वहां तक, तो डायरेक्ट वो नहीं पढ़ाई जा सकती। लोग ये भी कह देते हैं कि तो फिर डायरेक्ट ही पढ़ाओ ना ये सब एक साथ है, क्यों धीरे धीरे पहले गलत मॉडल पढ़ा रहे। गलत नहीं, ये एक स्टेप सिखाए जा रहे हैं कि पहले वैज्ञानिक कैसे प्रयास कर रहे थे, फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने क्या प्रयास किए वो सिखाया जा रहा है। अब इन दोनों की मदद से, इन दोनों इक्वेशन की मदद से, पहली और दूसरी की मदद से हम वेलोसिटी निकालते हैं और रेडियस निकालते हैं। ठीक, तो चलो पहली कैलकुलेशन हम करते हैं इसमें वेलोसिटी निकालने की। तो वेलोसिटी कैसे निकालनी है समझे ध्यान से। क्या है कि r यहां से कट गया और ये r यहां आ गया। अगर यहां r आ गया है तो ये हो गया mv²r बराबर kze²। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन जो है mvr बराबर nh/2π। अब दोनों का भाग दे दो, अब भाग दे दो तो r ये और mm ये कैंसिल और v ये कैंसिल, तो जो v की वैल्यू आ गई वो आ गई ze² अपॉन 4πε0 nh, और इसको 2π को ऊपर भेज दो, तो पाई से पाई काट दो, इसको दो। ठीक है, तो अब देखें v की जो वैल्यू आ रही है इसमें से z/n अलग कर लो। z/n अलग क्यों कर रहे हैं बता रहा हूं अभी। तो ये हो गया e² अपॉन 2h/0। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। ये ऐसा क्यों करा गया है z/n, इससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा। भाई z की वैल्यू तुमने रखी, बताओ कि कौन सा इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये एक एटम है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब मैंने कहा कि अगर ये एटम मान लो ऑक्सीजन का है, अब ऑक्सीजन का एटम है और उसकी दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी बताइए। तो z की वैल्यू तो आप रख देंगे 8, n की वैल्यू रख देंगे 2। ठीक, वास्तव में पर ऐसा प्रैक्टिकली भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये मॉडल जो बताया है बोर ने वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि ऐसे एटम के लिए सत्य है जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। वो आगे तुम्हें पता चलेगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए क्यों सत्य है। ठीक, वो भी मैं बताऊंगा। पर वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ z/n के टर्म में लिख लिया है कि z मतलब एटॉमिक नंबर, n मतलब n कौन सी सेल। ठीक, कौन सी सेल है वो आपको बता दी, और कैसे बताया था वो मैंने सारी चीजें कहानी आपको शुरू में ही बता दी है। ठीक है, चलो अब ये हो गया आपकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की मदद से क्या और निकाल लीजिए, अब निकाल लीजिए आप रेडियस। तो देखो इसको इस फॉर्मूले में यहां पुट कर दो। ठीक, तो यहां से r मिल जाएगा, तो m r उधर भेज दीजिए, यहां से v मिल जाएगा ना, तो v की वैल्यू ये सारी की सारी पुट कर दो, तो m और ये हो गया z/n और e² अपॉन 2h/0 और ये है r और ये हो गया nh/2π। तो फिर यहां से r मिल जाएगा आपको। तो r की वैल्यू क्या मिली, इन सबको उधर भेज दो। ठीक है, तो ये हो गया n² और इधर भाग में आया z, तो n²/z इधर रख लो एक साइड। अब ये कहां पहुंचा दो, इधर पहुंचा दो, तो ये हो गया 2h/0 और बट्टे 2π e² यहां आ जाएगा इधर और m आ जाएगा। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो फिर क्या क्या बचा, यहां से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और यहां पे बचता है r की वैल्यू n²/z और h/0 अपॉन πe²m। ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। किस किस की रेडियस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस और उसकी वेलोसिटी इन फॉर्मूलों की मदद से आपको मिलती है। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए बड़े काम के। इससे पता क्या चल जाएगा भाई, कौन सी सेल, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी तो दूरी बढ़ेगी। तो देखो पहली सेल ऐसे, ये न्यूक्लियस, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ऐसे सेल आ गई। तो फिर n की वैल्यू रखते जाओ। अब n की वैल्यू आपने रखी 3, तो सेल कितनी हो गई, n² कितना हो गया 9 और 9 बट्टे कौन सा एटम है भाई, z की जो भी वैल्यू होगी उसकी रेडियस उसी हिसाब से क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, और n सेल के हिसाब से वो बढ़ती जाएगी। ऐसा हम पीरियडिक टेबल के हिसाब से भी देखते हैं। जैसे देखो लेफ्ट टू राइट ऐसे आगे चले तो क्या होता है कि रेडियस क्या होती है, घटती जाती है। तो z के हिसाब से रेडियस घट रही है और n के हिसाब से रेडियस बढ़ रही है, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ने पर रेडियस घटती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये सब हमने पहले से भी जाना हुआ है थोड़ा बहुत। और ये जो वैल्यू है ना, ये
अब ये वैल्यू h क्या है 6.63 इंटू 10 टू माइनस 34 और ये एप्सिलॉन नॉट 8.85 3.14 और 1.6 का स्क्वायर करके लिखोगे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे 9.1। अब जब इतनी कलेस लिखने वाले हो और उसके बाद इसके गुणा भाग करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। इसे आर नॉट कह देते हैं बच्चों, क्या कह देते हैं इसे? आर नॉट। और रेडियस का जो फॉर्मूला लिख देते हैं वो लिख देते हैं आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, और आर नॉट क्या हो जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऐसे करके रेडियस का फॉर्मूला भी लिखा मिलता है। पर तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, आगे की जो भी ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन है वो इन दोनों की मदद से ही बनने वाली है। ठीक है, तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, रेडियस का फॉर्मूला कैसे बन रहा है और ये आर नॉट क्या है। ठीक, तो अब और कुछ समझाता हूं मैं आपको इसी के आधार पर। जैसे आपको आज की तारीख में पता है कि 2, 8, 18, 32 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे, ये हमने बहुत पहले सीखा। अब सोचो पहले वाले एटम में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है? पहले वाले एटम में पहली वाली सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है। दूसरे वाले में कितनी है? पहले के स्क्वायर गुना होनी चाहिए। अब देखो पहले वाले में 2 की है तो फिर n का स्क्वायर चल रहा है ना, तो क्षमता 2 के स्क्वायर गुना बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई? 4 गुना। तो 4 गुना बढ़ के कितनी हो जाएगी? 2 से 8। देखो n स्क्वायर टाइम्स बढ़ रही है ना क्षमता, तो फिर क्योंकि सेल n स्क्वायर टाइम लंबी हो रही है तो फिर 2 से n स्क्वायर यानी 2 गुना बढ़ने के बाद कितनी हो गई? वो 8 हो गई। ठीक, अब सोचो अगली सेल कौन सी है? तीसरी, तो 3 के गुना बढ़ेगी, वो 2 से 3 का स्क्वायर बढ़ेगी। तो भाई 2 से 3 का स्क्वायर बढ़ी तो कितनी हो गई? 18। अब की बार 4 का स्क्वायर बढ़ेगी तो 32। पर इतने इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, टोटल एटम ही इतने हैं। नहीं तो भाई जो कह देते अगली वाले में वो कितनी बढ़ने वाली होगी? 25 दूनी 50 होने जा रहे। अगली वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके हिसाब से? 50। और अगली वाली में कितने हो जाए? 72। ऐसा नहीं, पर इतनी सेलों से काम चल जाता है। आपको मालूम है कि क्षमता पहले में 2 और उसके जितनी भी सेल नंबर बढ़ेगा उसके स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। तो फिर अगली सेल नंबर क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 गुना बढ़ गई। फिर अगला सेल क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना। ऐसा करके ये क्षमताएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं पहली सेल में इतने इलेक्ट्रॉन, दूसरी में इतने इलेक्ट्रॉन। फिर हमें ये भी देखते हैं कि भाई साहब ये सब तुम खाली 20 तक ही सत्य पा रहे हो, 20 के आगे ये सत्य नहीं पा रहे। ऐसा तुमने केमिस्ट्री में खूब देखा, पर उसके भी पीछे की कहानी है जो लिमिटेशन के, इसकी बात हम बता देंगे। पर इसमें से 2 महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, ये और ये, इनको लिख लीजिए, बाकायदा स्क्रीनशॉट लीजिए किस प्रकार से ये बोर का मॉडल बनके तैयार हुआ है। फिर हम आगे इसमें आते हैं। पिछले सारे मॉडल से हमने ये 2 फॉर्मूले निकाल के रख लिए, एक वेलोसिटी का हो गया और एक रेडियस का हो गया। अब इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। जो मान लो जो न्यूक्लियस है और ये सेल पहली, ये सेल दूसरी, और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसके हिसाब से समझिए। देखो पहली सेल का इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल के इलेक्ट्रॉन, इनकी वेलोसिटीज जो होंगी वो ऐसे आ रही होंगी, रेडियस जो होगी वो ऐसे आ रही है। तब इसके आधार पर हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और लिखते हैं, क्योंकि वेलोसिटीज और रेडियस के हिसाब से एनर्जीज भी तो होंगी इनकी। ठीक है, तो पहले काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लिखूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखी जाएगी? हाफ mv²। मास किसका ले रहे हैं? वही इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख रहे हैं अभी सब, तो ठीक है, हाफ mv²। और v आपको पता ही है, ये रहा z² बाई n² और e की पावर 4 कर दो। अब पूरे का स्क्वायर कर रहे हो, और ये क्या कर दो? 4h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका होल स्क्वायर कर दिया है हाफ mv² में। फिर इन सबको इधर रख लो, इसको बाहर ले आओ थोड़ा, क्योंकि z बाई n के टर्म में ही सारे फॉर्मूले लिखते हैं। तो अगर इसको बाहर ले लिया तो ये हो गया e की पावर 4m अपॉन 4 2 जा 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये क्या आ गया? आपका काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक, अब ऐसे ही आप क्या और निकाल लें? पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होती है? k(q1 q2 बाई r। ठीक, अब k की वैल्यू आप ऐसे लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसे करके लिख लो पूरा। ठीक, अब यहां से क्या मिलेगी आपको? पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। अब देखिए q1 क्या है? q1 है Ze पॉजिटिव, पर q2 क्या है? नेगेटिव। इसीलिए हम कहेंगे Ze² माइनस k। क्यों? q1 तो Ze और मल्टीप्लाई माइनस ही, तो सिर्फ माइनस के Ze² हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब r की वैल्यू और रख दो शांति से। क्या है r की वैल्यू? n² बाई z, तो z ऊपर पहुंच गया। ठीक है, h² एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या पहुंच गया? पाई e² m। ये क्या हो गया बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काट पीट सकते हो वो काट पीट लो और शांति से एक साइड में लिख दो। तो z² और n², इसको एक साइड ले आओ, तो z² n² माइनस का ये आ गया, और इधर क्या बचा बच्चों? e की पावर 4m डिवाइडेड बाई ये 4 है और ये h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, तो 4h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी।
तो दो एनर्जी आपको मिल गई, एक काइनेटिक एनर्जी मिल गई और एक पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गई। तो देखो किसी भी एटम पर जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस की आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी माइनस की आ रही। और देखो ये एनर्जी Z²/E⁴ और यहां 8, तो ये अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये वैल्यू इसके डबल है भाई। खाली यहां भाग में 8 है, वहां भाग में 4 है, इतना ही तो अंतर है, तो भाग में बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड देखा जाए U का तो वो 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी के, पहली बात। और टोटल एनर्जी अगर आप देख लो तो क्या बचेगी, नेगेटिव बचेगी, क्योंकि नेगेटिव वाली एनर्जी ज्यादा है। तो टोटल एनर्जी अगर मैं देखूं तो वो बच रही है -(Z²/n² और E⁴m at 8h²ε0²। ये क्या बची आपके पास, ये टोटल एनर्जी आपके पास बची है किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो चक्कर लगा रहा है किसी भी सेल में, किसी भी एटम का भाई। तो Z की वैल्यू वो रख देंगे और N की वैल्यू वो रख देंगे जिस सेल का है। तो ये टोटल एनर्जी है। अगर देखा जाए तो ये टोटल एनर्जी कैसी है, नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव एनर्जी का क्या कंसेप्ट है उसे मैं आपको समझाता हूं। अगर एक बार आप बात समझ गए तो फिर सवाल करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी प्लेनेट या कोई हेवनली बॉडी या कोई छोटा सा एटम किसी का भी निर्माण हो रहा हो, तो वहां पर चीजें सबसे ज्यादा मात्रा में तभी मौजूद होंगी जब वो अपनी सारी एनर्जी छोड़ के आई है। अब एनर्जी जस्ट समझो ऐसे, ये धरती का, सूर्य, चंद्रमा, इन सब का निर्माण हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ और वहां से सारे मासेस अलग हो गए और सारी एनर्जी अलग हो गई। तो अब क्या होगा कि जब मास कोई भी नए मास के पास आ रहा होगा, जैसे कि धरती पे कोई चीज टपक के गिरी, तो टपक के गिरने पर वो अपनी एनर्जी छोड़ रही है। जैसे ये मारकर यहां बीच में अटका हुआ है और टपक के नीचे गिरी तो इसने एनर्जी छोड़ दी। तो कोई भी चीज अगर किसी भी दूसरे मास के पास अट्रैक्शन आती तो क्या करती है, वो अपनी एनर्जी छोड़ देती है जमाने में। अब वो एनर्जी छूट के जाती कहां है, वो समझ लो वो एनर्जी तारा बन जाती है। वो एनर्जी से क्या बन गया है, तो सारी की सारी एनर्जी इकट्ठा होकर के वो किस रूप में इकट्ठी हो गई, ऐसे स्टार के रूप में इकट्ठी हो गई। क्यों, क्योंकि आप देखते भी हैं कि भाई साहब, क्या आगे भी इसमें पढ़ाऊंगा भी कि एक फोटोन्स है तो वो फोटोन एमिट हो रहा है तो वो लाइट सी निकल रही है, चिंगारी सी जोड़ के जा रही है। ऐसा हम देखते भी तारा टूट रहा है और देखो चिंगारी सी गई। तो ऐसे चीजों को रिलेट करिए आप, ठीक है। बिल्कुल ऐसे प्रकृति में बड़ी चीज को छोटी चीज से रिलेट करिए कि एक इलेक्ट्रॉन भी ऐसे टपक के गिर रहा है, किसके पास आगे गिर रहा है, किसी न्यूक्लियस के पास। तो जब टपक के आगे गिरेगा तो अपनी एनर्जी छोड़ेगा, तभी वो पास यहां पे बना हुआ इलेक्ट्रॉन चक्कर तब तक ही लगा रहा है जब तक उसकी एनर्जी छूटी हुई है। एनर्जी दे दो तो फिर वापस। तो अब जब भी एटम का निर्माण हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन आते गए और अपनी एनर्जी छोड़ के आते गए। कहां वो छोड़ा है, जमाने में। और जो छोड़ा है एनर्जी, और उसकी वजह से टोटल एनर्जी कैसी आ गई है, नेगेटिव। इसीलिए इसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है, मतलब बंधन ऊर्जा, यानी कि वह ऊर्जा जिसके कारण ये बंधे हुए हैं। इतनी एनर्जी इसको वापस दे दो, कौन सी भी सेल का कौन सा भी इलेक्ट्रॉन हो उसको यही मात्रा में एनर्जी दे दो तो वो वापस वहां पहुंच जाएगा, फिर से आजाद हो जाएगा, फिर से ब्रह्मांड में विलीन हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है इसको समझने की। अगर तुम इसको ऐसे समझते हो तो देखो अब क्या है कि इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो इससे ये वैल्यू निकालू, ये ठीक है। तो ये वैल्यू निकालना थोड़ा सा टफ है। कैसे टफ है, इसकी जो वैल्यू आती है इसमें क्या करो, एक बार CH का गुणा कर लो और CH का भाग दे लो। अगर मैं CH का गुणा भाग और कर लूं तो ये पूरी वैल्यू आती है R के बराबर। किसके बराबर आती है बच्चों, R के बराबर ये वैल्यू आती है, ठीक है। और इस R को रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, 1.07 इंटू 10⁷ ऐसे करके ये वैल्यू आएगी R। अब देखो कैसे करोगे, करके देख लो। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9.1 और इसकी 19 से कितनी हो गई, 76, तो 10⁻⁻76 और 10⁻⁻31 ये रही, और भाग दे लो 8h² यानी 6.63 इंटू 6.63 और ε0 8.85 और इंटू 8.85। अब बस, अब और क्या और है, 6.63 एक बार और है, और 3 × 10⁸ और है। अब इनकी तो पावर रह गई अभी कितनी, 34, 68 और 12 और 12 और 34, ये तो रह गई अभी बाकी। तो इनकी पावर को लिख दो, -68 और -24। ऐसे भी काट पीट दोगे इन सबको तो ये पूरी वैल्यू काट पीट के गुणा भाग करने के बाद यही आ जाएगी, ठीक है। करके जरूर देखें, एक बार ट्राई जरूर करें, पॉज करके स्क्रीन प्रॉपर आ भी रही है कि वैसे ही मास्टर सबको दे रहा है, ठीक। तो फिर इस हिसाब से टोटल एनर्जी जो लिखी जाती है बच्चों, वो लिखी जाती है -(Z²/n² और RCH के बराबर लिखी जाती है।
और ये सारी की सारी एनर्जी किस में आ रही है, जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से और भाग दे देंगे और वो 1.6 इंटू 10⁻19 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 1 जूल बराबर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसा करके अगर आप देखें तो ये पूरी वैल्यू को फिर लिखा जाता है माइनस के Z²/n², इसको भाग देके अगर तुम निकालो तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब आ जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी टोटल एनर्जी है माइनस के Z²/n² 13.6 के बराबर। और वो किस में आ रही है एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में निकाल रहे हैं, क्योंकि वो छोटी एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी क्या होती है, कैसे आती है, उसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ आपको बताया हुआ है। कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं, आप पूरी वीडियोस कंप्लीट करके देखेंगे तभी ये सारी की सारी चीजें आसानी समझ आएंगी। अब क्या है कि ये सब कुछ ज्यादातर आपको हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जाता है। किसके लिए पूछा जाता है, हाइड्रोजन एटम के लिए। तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू क्या रखते हो आप, 1 रखते हो। तो फिर इस हिसाब से टोटल एनर्जी माइनस के 13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाती है। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब इसमें भी कहा जाता है कि कितनी एनर्जी दो कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है Nv सेल से अनंत चला जाए, मतलब फ्री हो जाए। तो आप n की वैल्यू मतलब कौन सी सेल में पहले रखा हुआ है वो होगी इनिशियल एनर्जी। जैसे पहले मान लो पहली सेल में रखा है तो उसकी इनिशियल एनर्जी क्या हो गई, माइनस के 13.6। अब मैं इनके एनर्जी लेवल आपको बना करके बता रहा हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सब कुछ इसमें मतलब ज्यादातर एटम का भाग जो है ना वो अभी बोर्ड पर इतने पे लिखा हुआ है। अगर इतनी बात तो मैं समझ आ गई, वेलोसिटी ये, रेडियस ये, काइनेटिक एनर्जी ये, पोटेंशियल एनर्जी ये, सारे सवाल इनमें से कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। इतनी बात को बड़े बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके फोटो ऐसा कर ली, दीवार पे ऐसे छत पे और चिपका लीजिए, ऐसे सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी चिपका लिया था ऐसा, और रात को देखता था ऐसे ही ये स्क्रीनशॉट इसका चिपका लीजिए आप। ठीक, चलिए हम आगे इसमें आते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो काम की बातें ये 3 आ गई, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई अगर तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इसके डबल है, मतलब 2 गुणा 13.6 और Z²/n², वो वैल्यू को ऐसा लिख लो, किसके रूप में हो गई ये पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इसके रूप में लिखना हो तो आपको मालूम है वो काइनेटिक एनर्जी इतनी ही होती है, पर मैग्नीट्यूड वाइज वो पॉजिटिव है। तो 13.6 Z²/n², इसके बराबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और ये टोटल एनर्जी, ये रेडियस और ये वेलोसिटी, कुल मिला के 4 ही चीजें हैं, इनसे ही सब कुछ बनता रहता है। अब जैसे लेवल्स के हिसाब से हाइड्रोजन की एनर्जी लिखी जाए सेल बाई सेल, जैसे मैं पहली सेल की एनर्जी लिखूं तो पहली सेल में n की वैल्यू क्या रखोगे आप, n की वैल्यू 1 रखोगे, और Z की वैल्यू तो 1 हो ही चुकी है, तो माइनस के 13.6/n², यही तो हो गया एनर्जी। ठीक है, तो फिर n की वैल्यू अगर तुमने क्या ले रखी है बच्चों, 1 ले रखी है, तो उसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस के 13.6। अब n की वैल्यू कितनी लो, अब n की वैल्यू ले लो आप 2। तो जैसे ही आप 2 लेंगे तो 13.6/4 कितना हुआ, माइनस के 3.4। ठीक है, तो अब 2 के लिए ये एनर्जी लेवल यहां पर बना दीजिए, तो ये क्या हो गया 3.4 माइनस के, और n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आ जाओ n की वैल्यू 3 ले लो एक बार, तो 3 ले लोगे तो 9 का भाग दोगे तो माइनस के 13.6/9, तो ये आ जाएगी माइनस के 1.51। ठीक है, तो इसको भाग दे लो और यहाँ लिख दो, तो ये हो गया माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कौन सी सेल हो गई, तीसरी। अब ऐसे ही चौथी की लिखो, तो चौथी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 से भाग दोगे 13.6 को, तो 13.6 को अगर आप 16 से भाग देते हैं तो ये आ जाता है आपका 0.85। तो ऐसे करके चौथी सेल के लिए 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये हो गई आपकी। ऐसे ही 5वीं सेल, ऐसे ही 6वीं सेल, ऐसे ही अनंतवीं सेल के लिए कितनी हो गई, n बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो E बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये एनर्जी लेवल्स हो गए बेसिकली किसके, हाइड्रोजन एटम के। याद रह जाएं तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि सारे के सारे सवाल आपको हाइड्रोजन एटम से ही पूछे जाएंगे। हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल से ही सारे प्रकार के एनर्जी लेवल्स बनके तैयार होंगे। मतलब कि सवाल ही हाइड्रोजन एटम का आना है, क्योंकि भाई मॉडल ही जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है बस, तो फिर ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अब इसमें एनर्जी का स्तर आप देख लो, यहां से यहां पे एनर्जी का स्तर का डिफरेंस कितना है, यहां पे 10.2 है बच्चों, है कि नहीं। तो मतलब अगर तुमसे कहा जाए कि दूसरी सेल से पहली सेल में इलेक्ट्रॉन गिरे, तो जब गिर रहा है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी छोड़ के आ रहा है, आप देख लीजिए माइनस की एनर्जी है ना, तो वो एनर्जी छोड़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, बाहर निकल रही होगी, तो हम इसे कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी कब, देखो डेफिनेशन भी आप चाहो तो लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर सेल टू लोअर सेल देन इट रेडिएट्स एनर्जी, दिस रेडिएटेड एनर्जी इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली सेल से नीचे वाली में आके टपक के गिर रहा है तो जो एनर्जी छोड़ता है वो एक्साइटेशन एनर्जी कहलाती है। अब छोटी सेल से बड़ी में तुम पहुंचाओगे तो जबरदस्ती एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो आप कहेंगे उसको एब्जॉर्प्शन एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा
एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर जाएगा, लोअर से हायर जा रहा होगा तो एब्जॉर्प्शन, और हायर से लोअर आ रहा होगा तो एक्साइटेशन। मतलब एक बार एनर्जी छोड़ रहा है जब ऊपर से नीचे टपक रहा है, और एनर्जी ले रहा है जब नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक, तो ऐसा हमें प्रैक्टिकली भी समझ आता है भाई, चीजें टपकती हैं तो एनर्जी क्या करती हैं? एनर्जी छोड़ती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से एक्साइटेशन एनर्जी, एब्जॉर्प्शन एनर्जी। अब दो चीजें और होती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मतलब कि किसी भी सेल से अनंत बीम पहुंच जाए, आयनाइज हो जाए, मतलब बाहर हो जाए इसके कवरेज क्षेत्र से। अब कवरेज क्षेत्र से बाहर होगा तो पहली सेल से कवरेज क्षेत्र से बाहर कब होगा? जब 13.62 से 0 हो जाए। फिर दूसरी सेल से कब होगा? जब 3.42। तो ये जो लेवल्स हैं इनसे आपको क्या और पता चल जाता है? इनसे आयनाइजेशन एनर्जी और पता चल जाती है। ठीक, अब कोई भी एनर्जी निकल रही हो या छूट रही हो, अब इसके लिए हम एनर्जी डिफरेंस ही तो पता लगाएंगे यार। तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी के लिए मान लो क्या लिख लिया मैंने, 13.6 बटे n2 स्क्वायर और माइनस 13.6 और n1 स्क्वायर, ऐसे ही तो लिखूंगा। इससे मुझे एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। तो एनर्जी डिफरेंस के लिए फिर फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के 13.6, ऐसे 13.6 से कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। फॉर्मूले नहीं ध्यान रखने हैं आप, इन लेवल की जो एनर्जी है इनको ध्यान रख लो, सीधे सीधे घटा सकते हो। ठीक है, घटाने के बाद भी यही आएगा, फॉर्मूले में रख के भी यही आएगा, तो क्यों लगाओ फॉर्मूला। और अगर तुम इससे पर्टिकुलर वेवलेंथ पता लगानी है, क्यों वेवलेंथ क्यों पता लगाओगे? क्योंकि भाई एनर्जी निकलती तो एनर्जी फोटोन ही तो होता है, फोटोन ही तो निकलेगा एनर्जी का। हाँ, तो फोटोन निकलेगा और फोटोन की एनर्जी क्या होती है? hc/λ। तो जो एनर्जी निकल रही है उसको किसके बराबर कर दो? hc/λ के बराबर कर दो। तो फिर मैंने इसको ये कहा है ना, hc/λ बराबर 13.6, और 13.6 क्या था बच्चों? RCH था, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर अभी बताया ना। तो फिर इसीलिए R लिया ही इसीलिए गया था जिससे वेवलेंथ के पास डायरेक्ट पहुंचा जा सके, इसीलिए ये कांस्टेंट बनाया गया था। तो यहां से लैम्बडा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है? इस लैम्बडा को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इनसे आपको क्या मिल जाएंगी? वेवलेंथ मिल जाएंगी कि कौन सी एनर्जी छूटी है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। अब इस वेवलेंथ का क्या यूज है, कैसे कैसे इसको अपने काम में लेना है, उसको भी हम आपको आगे बता रहे हैं। ये एनर्जी लेवल याद रह जाए तो ज्यादातर सवाल इसी से हो जाते हैं। सवाल ऐसे आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन चौथी सेल से तीसरी में जंप करा है, बताओ उससे जो फोटोन निकल रहा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो चौथी से तीसरी में जंप करा है, आपको मान पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चौथी में एनर्जी कितनी है? 0.85 और तीसरी कितनी है? 1.51। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है आप घटा के निकाल लीजिए। 0.85 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6, तो 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी इसमें से निकलेगी। चौथी से तीसरी में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा होगा, तो इस एनर्जी के लिए वेवलेंथ क्या निकालोगे? तो लैम्बडा को क्या लिख लो? 1240 बटे 0.66। इससे जो वेवलेंथ आएगी वही वेवलेंथ इससे निकल रही होगी। तो यानी तीसरी से चौथी में जो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उससे उसी हिसाब से एक फोटोन निकलेगा, मतलब इतनी एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी कैसे निकलती है? फोटोन के रूप में, तो उस फोटोन की वेवलेंथ ही आ जाएगी। अब सोचो आपसे कहा बताओ कि दूसरी सेल से पहली में जंप करा है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें से जो फोटोन निकल रहा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तो जब दूसरी से पहली में गिर रहा है तो एनर्जी डिफरेंस कितना है? 10.2। तो फिर उसके लिए एनर्जी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? तो मैं कह दूंगा 1240 बट्टे 10.2। ठीक, अब 10 पॉइंट इसका भाग दे लो, तो इससे पता चल जाएगा कौन सी वेवलेंथ निकलती है। अब सोचो इसका उल्टा कि कौन सी फोटोन की वेवलेंथ, कौन से वेवलेंथ का फोटोन डालूं कि दूसरी पहली सेल से दूसरी में पहुंच जाए। तो फिर इसका उल्टा हो गया, तो वही वाली वेवलेंथ का फोटोन डाल दो तो उतनी एनर्जी दे दोगे तो यहां से यहां पहुंच जाएगा। तो ऐसे सवाल करे जाते हैं। अब इनके लेवल्स बता रहा हूं, कितने कितने प्रकार के फोटॉन्स निकल सकते हैं, कितने कितने प्रकार की एनर्जीज निकल सकती हैं, ये सारी की सारी बातें अभी आपको हम बता रहे हैं अगले बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसमें एक और टॉपिक है जिसमें कहा जाता है कि जैसे मान लो आपके सामने मैंने ऐसे सेल बना दी, 1 2 3 4 ये बना दी, ठीक है। अब कहा गया कि टोटल ऐसे 1 बना ली, 2 3 एंड 4 कितने प्रकार के फोटॉन्स, ये 4 प्रकार की सेल हैं तो निकलेंगी। अब ऐसे मान लो, पहले मैं 2 से समझाता हूं आपको। मान लो 2 सेल्स हैं, यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन जंप करे तो एक ही केस है। 4 ले लिए तो कितने केस होंगे उस पे आते हैं पहले, ठीक है। तो अब सेल मान लो 3 दे रखी हैं तो कितने केस बन सकते हैं? या तो यहां से यहां जंप कर जाए,
या यहाँ से जंप कर जाए या यहाँ डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जंप कर जाए। तो जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो एनर्जी डिफरेंस अलग होगी, और एनर्जी डिफरेंस अलग होगी तो उसके जो फोटोन निकलना होगा उसकी वेवलेंथ अलग होगी। सही बात है गलत? और इसमें वेवलेंथ अलग होगी। तो जो एनर्जी निकल रही है वो फोटोन निकल रहा है, ऐसे समझ लीजिए आप, बस इतनी बात समझ गए। एनर्जी कुछ नहीं निकल रहा, फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ होगी। और वो कैसे निकाल रहे होंगे? वो एनर्जी को 1242 से भाग दे दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको फोटोन की वेवलेंथ मिल जाएगी। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। ठीक, अब ऐसे कहा मान लो 4 सेलें हैं, इनमें से कितने प्रकार के फोटोन निकल सकते हैं? तो देखो पहला मान लो यहां से यहां डायरेक्ट जंप कर गया, दूसरा यहां से यहां कर गया, तीसरा यहां से यहां कर गया, चौथा यहां से यहां कर गया, पांचवा यहां से यहां कर गया, छठवां यहां से यहां कर गया। ऐसे अलग अलग प्रकार के फोटॉन्स मिल सकते हैं कि नहीं? ठीक, अब देखो कितने प्रकार के मिल रहे हैं, सोचिए। जब 2 सेलें हैं तो कितने मिल रहे हैं? 1। एक्चुअली मिलते हैं Nc2। कितने? Nc2। तो n की वैल्यू 4 रखो, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 2 और गुणा 2। अगर आप देखें तो ये कितने आ गए? 6। तो मतलब 4 सेलें हैं तो 6, अब 3 सेलें हैं तो 3। तो ऐसे ही करके n की वैल्यू रख दीजिए तो आपको पता चल जाएंगे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन एमिट होंगे कितनी सेलों के बीच? अगर सेलें हैं n और वहां से पहली सेल में लास्ट वाली सेल तक कितने टोटल फोटोन एमिट हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हो गया Nc2। क्यों आया है? क्योंकि 2 के बीच में ही फोटोन एमिट होता है और टोटल सेल्स कितनी होती हैं वो उसके हिसाब से 2 के पेयर बना लिए जाते हैं, 2 कॉम्बिनेशन बना लिए जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला हो जाता है Nc2। जो बच्चे Nc2 नहीं जानते वो इसको ऐसे याद रख लें। देखो ऐसे लिखेंगे कैसे? तो इसे लिखेंगे फैक्टोरियल n, ठीक है, तो n-1 n-2 ऐसे करके ये तो हो गया फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई, ठीक है, एक तो लिखेंगे n-2 n-3 ये और मल्टीप्लाई 2। तो ये पूरी वैल्यू यहां से यहां कट जाएगी। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हैं n-1/2। बस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू और आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे होंगे। और भी कुछ चीजें पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती है? जैसे मान लो आपको मालूम है ये 13.6 है, ये 3.4 है, ये 1.5 1 है, ये 0.85 है। अब बताओ कि इनमें से 6 फोटोन निकल रहे हैं, कौन कौन सा फोटोन? एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताओ कौन कौन से वाले इसमें से वेवलेंथ जो है वो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती हैं, अगर वहां से जो फोटोन निकले वो इन पे गिरे तो। अब देख लो, फिर इसमें देख लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी वेवलेंथ के लिए आ रहा है या किन का एनर्जी डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक तो इसके लिए हो रहा है, देखो 0.85 और 3.4 इसके बीच में ये हो गया, और देखो इसके लिए भी हो गया, और इसके लिए हो रहा है क्या? नहीं, इसके लिए नहीं हो रहा, इसके लिए हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो ये और ये इनकी जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है उस एनर्जी डिफरेंस से तुम चाहो तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हो, चाहो तो एनर्जी भी निकाल सकते हो। वही क्या कर रहे होंगे? वही इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे होंगे। तो सवाल को घुमा घुमा करके भी पूछा जा सकता है, कोई खास बात नहीं इसमें, ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स आ रहे हैं इससे ही हमें 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं तो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकल टपक के सेलों में गिरते हैं, ध्यान से बताना, ये इलेक्ट्रॉन जो है सेलों में टपक के गिरते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन सेलों में गिरते हैं तो इनसे एक फोटोन निकलता है। अब तुमने लाइट डाली और लाइट में तुमने जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डाली, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कहाँ डाल रहे? ये एक प्रिज्म है और इधर ऐसे मान लो एक कमरा का चैम्बर है, ये प्रिज्म लगा है और यहाँ ऐसे कोई गैस भर दी, ठीक, गैस भर दी या कुछ भी प्रकार के आइटम्स यहाँ रख दिए, तुमने लाइट डाली। अब तुमने लाइट डाली और यहाँ पे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो पूरे सारे के सारे कलर या सब कुछ पैटर्न मिलना चाहिए था। तुमने क्या करा कि अगर लाइट डाली है और इसमें से एक आध इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर हो गए हो, सोच जी वाला जो है ना पहली वाली सेल का वो इलेक्ट्रॉन या फिर दूसरी वाली सेल का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो गया हो, अगर तो दूसरी वाली सेल का इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो गया होगा तो कितनी एनर्जी ले गया होगा अपने साथ? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ले गया होगा तो उसके हिसाब से वेवलेंथ भी तो होगी बच्चों, कितनी होगी? 1240/3.4, ठीक है, मतलब 300 के करीब वेवलेंथ, 300 नैनोमीटर के करीब वेवलेंथ गायब हो गई होगी। समझने के लिए बता रहा हूं। अभी मान लो यहाँ पे तुमने जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाली हैं उसमें ये भी वेवलेंथ होती 300 वाली, एक से 1000 से लेके 1 तक सारी वेवलेंथ तुमने डाल दी तो 300 वाली बीच में से गायब हो गई होती। हाँ,
300 वाली गायब हो गई तो समझ में आ जाता, ओ तेरी, इसका मतलब 300 वाली वेवलेंथ लेके, इसका मतलब दूसरी सेल का इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर, इसका मतलब यहां पे जो गैस भरी थी उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन थे जो दूसरी सेल में थे। अब और भी गैसें भर दी जाए, किस सेल में क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी एक एनर्जी होती है, उनकी चार्ट लिख लिया है। जैसे पहली सेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 है, वो 13.6 है। अब ये निकल जाए तो उसके लिए वेवलेंथ ऐसे मान लो 90 सेंटीमीटर, वो 90 नैनोमीटर, तो वो 90 वाली गायब हो गई बीच में से। अब अगर 90 वाली गायब हुई है तो समझ आ जाएगा कि पहली सेल के इलेक्ट्रॉन गायब हो रहे हैं, और पहली सेल के इलेक्ट्रॉन कहां से गायब हो रहे हैं, हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन। तो वो स्पेक्ट्रम एक फोटोग्राफी है जो छप जाती है, जिससे हमें पता आइडिया लगता है कि यहां पर कौन सी गैस थी, क्योंकि वैसे पता नहीं चल रहा है, यहां देख के पकड़ ऑक्सीजन कहां, ऐसे पता चल रहा है क्या, नहीं पता चलता। तो इसी प्रकार से ये पता लगाया जाता है। तो इसलिए स्पेक्ट्रम जब गायब होने वाला स्पेक्ट्रम होता है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? इससे क्या पता चलता है, एक आइडिया लगता है, एक फोटोग्राफी मिल जाती है एटम्स के बारे में। आगे भी और इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्पेक्ट्रम से ही आगे की कहानी रिलेटेड है। और दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कब है, जब एनर्जी छूट रही हो, ठीक है। तो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम एनर्जी छूटने पर, और एब्जॉर्प्शन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करी जा रही हो। तो दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। अब क्या था रदरफोर्ड के मॉडल में, क्या था कमी थी, तुम्हें याद करो। ये कमी तो थी कि यहां पर स्पेक्ट्रम जो था वो कंटिन्यूअस आ रहा था, मतलब मॉडल बनाया और गुणा भाग करे, गुणा भाग से आ रहा था। प्रैक्टिकली देखा गया कि भाई ऐसे वेवलेंथ गायब हो रही है, जैसे 1000 वाली गायब हो गई तो 950 वाली फिर हुई, फिर 750 वाली, मतलब उन्हीं की गायब हो रही है ना, जहां सेल बाई सेल इलेक्ट्रॉन भरे और हर जगह भरे होते, तो यहाँ की भी अलग की एनर्जी अलग होती, यहाँ की अलग होती, तो सब कुछ ही गायब हो रहा होता। तो ऐसा देखा गया कि डिस्क्रीट लेवल ऑफ स्पेक्ट्रम देखे गए, ना कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वास्तव में जो मान रहे हैं बोर साहब कि सेल बाई सेल है, हर जगह नहीं है, वही बात सत्य है। ठीक, इसके प्रैक्टिकल के स्पेक्ट्रम से ये पता चल गया। तो ये कहानी है इसमें स्पेक्ट्रम की, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उनकी क्या क्या वेवलेंथ होंगी, कितने प्रकार की वेवलेंथ हो सकती हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, उनकी एनर्जीज क्या हो सकती हैं, ये सब एनर्जी वगैरह के फॉर्मूले, ये सब हमने आपको करा दिए। अब जैसे मैंने कहा है कि स्पेक्ट्रम के लिए क्या हो गया था कि लिख के रख लिए लोगों ने वेवलेंथ, कि कौन कौन सी वेवलेंथ कहां से गायब हो रही हैं। अब जो वेवलेंथ है गिनती बाई गिनती लिख लो, तुम भी लिख के रख लो। जैसे आज तुम लिख के रख लो 13 जब पहली सेल से इलेक्ट्रॉन जाए अनंत में तो 13.6 एनर्जी जाती है, और उसके लिए वेवलेंथ ही 90 के करीब आती है। तो तुम्हें याद हो गई कि नहीं वो, तो उसकी एक सीरीज सी बन गई है। उस सीरीजों को वैज्ञानिकों ने जिन्होंने खोजा, प्रैक्टिकली मिलाया इनको, उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा गया। नहीं तो तुम भी बना दो नई सीरीज अभी। ठीक, तो हमने बच्चों इसमें लेवल बना ली है सेल बाई सेल, और आपको सेल बाई सेल एनर्जी पता ही है। जैसे कि यहाँ पे माइनस के 13.6 है, ठीक है। तो मान लो कि किसी भी सेल से इलेक्ट्रॉन पहली सेल में गिरे, तो फिर जब भी इलेक्ट्रॉन गिर रहा होगा तो उससे एनर्जी निकल रही होगी, उसकी एक वेवलेंथ भी होगी क्या नहीं। ठीक, तो फिर एनर्जी निकल रही होगी। जैसे कि अनंत वाली में से पहली में गिरे तो 13.6 निकल रही। फिर भाई मान लो यहां से यहां गिर रही है तो 10.2, क्योंकि यहां पे 3.4 है और यहां पे 13.6, तो 10.2। तो ऐसे करके कि अलग अलग एनर्जी निकली तो इनकी अलग अलग वेवलेंथ आएंगी, λ1, λ2, λ3, इस प्रकार की इनकी वेवलेंथ आएंगी। ठीक है, तो फिर उनसे वेवलेंथ की एक सीरीज बन जाएगी। और वो सीरीज बनेगी क्या बच्चों, वो सीरीज बनेगी, आपको मालूम है 13.6 और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। भाई इसमें से n1 की वैल्यू क्या है पता नहीं, कोई भी हो सकती है, और n2 की वैल्यू क्या है 1। तो अगर मैं इसको 13.6 को RCH लिख दूं और इसको किसके बराबर कर दूं, HC बाई लेमड़ा के बराबर कर दूं, तो HC से HC काट दूं तो लेमड़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/लेमड़ा आ जाएगा आपका R 1/n स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो इससे n की अलग अलग वैल्यू रखते जाओगे तो लेमड़ा की अलग अलग वैल्यू आती जाएंगी किसी भी सेल से पहली सेल में जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। तो इस प्रकार से इसकी अलग अलग वेवलेंथ मिलती जाएंगी। तो एक सीरीज सी बन गई कि नहीं, n की वैल्यू 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, तो ये nth टर्म हो गया ऐसा सीरीज का, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ऐसे जो सीरीज बन गई, तो इसीलिए इस सीरीज को नाम दे दिया लाइमन सीरीज। क्या नाम दे दिया इसे, लाइमन सीरीज, क्योंकि लाइमन नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा। फिर एक आध और वैज्ञानिक चुप थोड़ी बैठेंगे, एक बार्मर वैज्ञानिक है, पहले जो स्विट्जरलैंड किसी स्कूल में पढ़ाते थे, फिर ये सीरीजों के वैसे भी शौकीन थी, तो इन्होंने एक गणित में अपने सवाल में एक ऐसी सीरीज वैसे ही सवाल करने को दी थी। बाद में मालूम पड़ा कि ये ऐसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी एक सीरीज ऐसी ही आई है। ठीक, तो ऐसी कुछ कहानी है इनके बारे में। तो ये जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करे,
किसी भी सेल से दूसरी में जंप करे, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 लैम्बडा आर 1 n² माइनस 1/4। तो इससे जो सीरीज बन गई वो किस क्या कहलाएगी, बार्मर के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ तीसरी सेल में जंप कर रहा हो, यहां से यहां पटक दो किसी से भी सेल से, तो ये बन गई पाश्चन सीरीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लैम्बडा बार्बर हो गया, लैम्बडा लाइमन हो गया, अब लैम्बडा पाश्चन लिख दें, क्या लिख देंगे, देखो इसे लिख सकते हैं आर 1/n² माइनस 1/9। तो यहां से अलग अलग वेवलेंथ की सीरीज मिल गई। ठीक है, अब देखो चौथी में गिरे जंप करे, तो ये क्या हो गया, इसको इन दूसरे विज्ञान के नाम पर रख दिया, ब्रैकेट वाले विज्ञान। तो लैम्बडा बी 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/r 1/n² माइनस 1/16। यहाँ से लैम्बडा की अलग अलग वैल्यू प्राप्त करते जाओ तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, ब्रैकेट। अब 4 से बड़ा मत रख देना भाई, देखो 4 तक ही तो आ रहा है, तो 3 रख दोगे तो फिर तुम यहाँ आ जाओगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी है, किसी से 3 तक रखनी है, n इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहां से किसी भी सेल में 3 में रख देनी है तो तुम्हें ब्रैकेट सीरीज मिल जाएगी। तो अब देखो, अब यहां आ जाओ, और n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यहाँ 2 से बड़ा, यहाँ ऐसे करके 4 से 3 से ऐसे करके तुम लिखते जाओ। ठीक है, अब ब्रैकेट फिर क्या आ रही है, पी फंड सीरीज के बारे में आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ही, अब ऐसे ही यहाँ हम्फ्री, ऐसे इनके वैज्ञानिकों के नाम पर इनके नाम है, एक सीरीज सी बनती है, तुम अगला नाम रख दो। ठीक है, पर उससे नाम से नहीं, प्रैक्टिकली इन्होंने इनकी वेवलेंथों की सीरीज खोजी है। अब इससे खोजने से क्या पता चल जाता है, एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में आपको आइडिया लग जाता है। तो और वेवलेंथ क्या क्या आती हैं, कैसे कैसे आती है, सवाल कैसे करनी है, वो सब मैंने आपको बता दिया था। ये सीरीज नाम वाम है थोड़े से, इसलिए यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं। अब जो इसमें कहानी है बच्चों, ये देखा गया कि इन सीरीजों के बाद भी इलेक्ट्रॉन, देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जैसे इन्होंने कहा है कि सेल बाई सेल ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, पर प्रैक्टिकली आज हम जो देखते हैं वो सेल बाई सेल सर्कुलर ऑर्बिट में ना घूम के कहाँ घूम रहा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि भाई अपने सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड की है। अब देखो जैसे जैसे प्लेनेट सन के अबाउट चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं और इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं, देखा जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में वैसे ही घूम रहे हैं। इसका मतलब तुम किसके निकट जा रहे हो, एटम में, और खोज करते जा रहे हो, तो बिल्कुल यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड में बड़े लेवल पर चल रहा है वो एटम में छोटे लेवल पर भी चल रहा है। मतलब कि वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात घुस गई और घर कर गई कि यार एक एटम की भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पूरे सोलर सिस्टम की कहानी है, इसीलिए वो एटम की खोज में ज़्यादा लगे हैं, इसीलिए इसकी फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। और उसमें हम एटम के भीतर की कहानी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता नहीं कि मंगल ग्रह पर क्या हो रहा है, कैसे क्या पता लगाएंगे उसके बारे में पता नहीं लगा सकते, लेकिन अगर एक एटम को ढंग से भीतर जान के समझ पाए तो हम पूरे यूनिवर्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ पाएंगे। हमें पता लग पाएगा कहीं ना कहीं जाकर के, ये बात महसूस हो पाएगी कि इसमें ये प्रक्रिया, ये ऊर्जा किसने डाली, क्यों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ से आई। अगर वो मिल गई तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि धरती फरती इन सब के पास ये एनर्जी कहाँ से आई। तो ये सारी की सारी कहानी, जहाँ पे बोर मॉडल का लिमिटेशन होता है वहीं पर और नए मॉडल्स शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हम आगे पढ़ने वाले हैं पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। ये सारी की सारी चीज़ें खैर 11th की केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत पड़ी हुई हैं, पर इनके पीछे का जो घटनाएं हैं, इनके पीछे की जो आगे की खोजें हैं, वो इस बात से जुड़ी हुई हैं कि नेचर में क्या क्या हो रहा है। इसीलिए एटम के जो चैप्टर है उसका एंड नहीं होता, उसकी रिसर्च बहुत लंबी है आगे। ठीक, तो उस रिसर्च को हम यहाँ पे अभी नहीं करवा पा रहे। पहली बात, आप सोचो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक जंप कर रहा है तो ही कहानी हमने पढ़ी हुई है, तो इसीलिए ये जो मॉडल है वो किसके लिए वैलिड है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। इसीलिए He+Li++ ऐसे मतलब H और H लाइक एटम के लिए ही वैलिड होता है, इसीलिए इसको यहीं पर रोक दिया जाता है इस मॉडल। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कुछ समझा नहीं पा रहे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मानना है ये घूमता हुआ, ये मानना है सर्कुलर ऑर्बिट में, पर वास्तव में कौन सी ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तीसरा लिमिटेशन फिर से कि न्यूक्लियस रेस्ट पे माना गया है, न्यूक्लियस की भी स्पिन है, न्यूक्लियस स्पिन भी है, ठीक है। और स्टार्क और जीमन इफेक्ट के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं समझा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, ठीक है। तो ये भी इनके लिमिटेशन है, इनको आगे बहुत डिटेल में पढ़ा जाना है, इसकी कहानी अभी शुरू नहीं होती। ये एक ट्रेलर है जहां से आगे की पूरी पिक्चर एटम की चलने वाली है। तो एटम के बारे में जो मैंने आपको बताया है उससे तुम्हारे 12वीं तक का काम हो जाएगा, लेकिन जो भी लोग आगे इंटरेस्ट इसमें डेवलप करेंगे वो इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते रहें आगे, तो जिससे तुम्हें ब्रह्मांड के बारे में आगे की घटनाएं तभी समझ आएंगी जब एटम को बहुत डिटेल में आप समझ पाएंगे।
तो समझ लीजिए एक छोटे से कण के बारे में हम थोड़ा सा भी नहीं जान पाए हैं अभी, हमें ये नहीं पता लग पाया है कि छोटा सा एक कण कितना, उसमें कितनी भीतर की कहानी भरी हुई है। अब इतनी बारे में हमें पता नहीं, तो पूरा इस बात का घमंड तो बिल्कुल ही ना करें अपने मन में कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, हम बहुत बड़ी जानकार हो गए, 12वीं कर ली, ठीक। तो ऐसी विचार अपने मन में ना आने दें और अपनी पढ़ाई करते रहें, जिसके सारे न्यूमेरिकल्स जो भी हैं करते रहें। इसका टेलीग्राम पे हम आपको लिंक देंगे जिसमें आप कुछ भी डाउट हमें पूछ सकते हैं। आज इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।